अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी आवाम के हवाले से, इक्तदार के ऐवानों तक आपकी बात लेकर जाएंगे। जुर्म दास्तान, शहर शहर गांव गांव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा कि किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीग्स वाले खिलाड़ी हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडे में मुमकिना तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। क्या मुहिम का मकसद दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमायाकारी है? सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिख दिया, जिसमें इंकशाफ किया गया कि उन्हें ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। £190 मिलियन नैब रेफरेंस केस, बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने वफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजामात की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब तरामीम केस में रिमार्क से कि परसों बानी पीटीआई की बसरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजामात कर लिए जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि फैसला उन्होंने करना है, खुद पेश होना चाहते हैं या वकील करेंगे। जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क से कि अटॉर्नी जनरल आपने यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। नैब ने सब कवानीन को धुंधला कर दिया। मार्शल लॉ लगता है, नैब कानून फौरी बन जाता है। अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरामीम केस में रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से 10 साल के रिकवरी और अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि नैब करप्शन की रोकथाम करने में नाकाम रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस रहा। नैब की वजह से लोगों के साथ जुल्म हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से कि कानून में की गई तरामीम आर्टिकल 18 के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के हमरा मियो हस्पताल लाहौर का दौरा, मरीजों और लवाहिकीन से इलाज के सहूलियात से मुतालिक पूछा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर आला मरीम नवाज बोलीं के साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही की गई। पंजाब के 18 अस्पतालों में चाइल्ड इमरजेंसी ब्लॉक बनेंगे। माजी में प्राइवेटाइजेशन न होती तो आज हर शोबे में इंडिया से आगे होते। हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को हुकूमत ने मिस हैंडल किया। हुकूमती नाअहली हर मामले में बेनकाब हो रही है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने नहीं बल्कि सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। बैरिस्टर गौहर बोले कि हमारा लीडर जेल में है और कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात की बात की है। आज बानी पीटीआई रिहा हो जाए, मैशत ठीक हो जाएगी। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं।
9 में एस्टैब्लिशमेंट ने कराया तो पीटीआई कारकुनान वहां क्या कर रहे थे? अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी क़यादत को शहीद किया गया मगर मुल्क के खिलाफ जहर नहीं उगला। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर कुशीदगी के खात्मे के लिए बरवक्त किरदार अदा किया। विफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 23 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कुशीदगी पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि तहरीक इंतशार को मुल्क की तरक्की, IMF मुआहिदा, स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी हजम नहीं हो रही। कश्मीरियों के एहतजाज की हिमायत करते हैं, जब लोगों को कुछ फराहम नहीं करेंगे तो गम और गुस्सा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि जमात इस्लामी का किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में 16 मई को एहतजाज का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए सबसे मिलने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला आए और हमारे साथ मिलकर सूबे का मुकदमा लड़े। मरकज से अगर कुछ चाहिए तो बात करूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा घसीटने की बात करते हैं तो हमें भी घसीटना आता है। फैसल करीम कुंडी का ओहदा महज कागज का एक टुकड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर की तनकीद, कहा फैसल करीम कुंडी सियासत में मर चुके, हम तीनों भाइयों से मुसलसल हारे थे। वज़ीर आज़म का तमाम हुकूमती मलकियती इदारों के निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन इजलास में फैसले। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारा वाले तमाम इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। IMF का बिजली की कीमत बढ़ाने, सब्सिडीज खत्म करने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से गर्दिशी कर्जे का हदफ हासिल किया जा सकता है। सब्सिडीज खत्म करने से गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद किया जा सकता है। टैक्सेस के नफाज पर मालाकंड डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल। मालाकंड के तीनों तहसीलों में तालीमी इदारे भी बंद। मालाकंड के ताजिरों ने कहा कि टैक्स और कस्टम एक्ट के नफाज को नहीं मानेंगे। हमारा मुतालबा हुकूमत से है जालिमाना टैक्स ना लगाया जाए। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक तारिक अवान की फैमिली को भत्ते की कॉलें आने लगी। तारिक अवान ने कहा कि भतीजों को भत्ते के पैगामात मिल रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, कोई सोचे भी ना कि भत्ता देंगे। कई रोज से अफगानिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रहे हैं। बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि पाकिस्तान में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी बड़ी खबर की। खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बता दिया गया है। और इसके अलावा बात की जाएगी हुकूमत का काश्तकारों के लिए सब्सिडी देने का ऐलान भी सामने आ चुका है। और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नुमाइंदों को भत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो वज़ीर आज़म का खसारे वाले तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। उधर IMF ने हुकूमत के सामने नए मुतालबात रख दिए। कर्ज प्रोग्राम चाहिए तो बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा, सब्सिडीज खत्म करना होगी। IMF ने गर्दिशी कर्जे काबू करने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FPR हुकाम को IMF मुतालबात का जायजा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म आज काबीना इजलास में अरकान को IMF प्रोग्राम पर एतमाद पर लेंगे। पावर सेक्टर के लिए बजट से कबल 27 अरब रुपए की मंजूरी का भी इम्कान है। तो कर्ज प्रोग्राम के हवाले से IMF ने गर्दिशी कर्जा काबू करने का मुतालबा कर दिया है। नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अजीज से पूछते हैं। तारिक अजीज बताएगा निजकारी कमीशन के रोड मैप में क्या फैसले हुए और हुकूमत कितने फीसद शेयर्स अपने पास रखेगी। आज काबीना का इजलास भी होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान को IMF के नए प्रोग्राम से मुतालिक एतमाद मिलेंगे, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल,
ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो पहले फेज में जो है 24 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एंटिटीज जो हैं और उनकी निजकारी करने की जा रही है। और इसमें जो है ये शेयर्स का जो तय हुआ है ये हर एंटिटीज के ऊपर मुख्तलिफ होगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने परसेंट किसने के होंगे, किसका होगा। गवर्नमेंट अपने पास किसी का 50% बेचेगी, किसी 55 बेचेगी, किसी 40। तो ये तयशुदा नहीं है। हर एंटिटीज का हर इदारे की जब हिस्सेदारी होगी तो उसकी वैल्यू के मुताबिक और जिस मुल्क से जिस कंपनी से डील होगी उसके मुताबिक उससे मुआहदा होगा। तो इसमें इस वक्त जो 3-4 ममालिक इंटरेस्टेड हैं उनमें कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है। ये पाकिस्तान में जो है जितने भी अदारे निजकारी की तरफ जा रहे हैं तो उनमें इंटरेस्टेड हैं। और PIA को जो है वज़ीर आज़म ने आज जो इजलास हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो PIA का निजकारी का अमल जो है प्रोसेस जो कंटिन्यू रखा हुआ है उसको मई के एंड तक उसको फाइनल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि जितनी हम निजकारी करेंगे, प्राइवेटाइजेशन जितने इदारे बेचे जाएंगे, जो भी होगा आवाम के सामने होगा, खुला होगा और वो जो है उसको ओपन टीवी के ऊपर दिखाया जाए, लाइव नशियात दिखाई जाए ताकि जो भी हुकूमत करना चाहती है या उसका फायदा नफा नुकसान तमाम ऑन बोर्ड हो गया हुकूमत। तो ये एक बड़ा फैसला है कि इसको PIA को मई में ही बेचना है और तमाम जो कार्रवाई होगी वो लाइव होगी। इसके अलावा जो बाकी इदारे हैं उसमें जो पावर, इसके अलावा IMF ने जो मुतालबा किया है सब्सिडी खत्म करने का, उस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग फैसला होगा क्योंकि पाकिस्तान तो सब्सिडी देने में सबसे ज्यादा पेट्रोल पे भी हम दे रहे थे, गंदम के ऊपर दी। अभी भी आज ही कबीना जो मीटिंग भी है उसमें भी गंदम के ऊपर और आजाद कश्मीर को भी सब्सिडी देने जा रहे हैं। जबकि IMF का हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि सब्सिडी खत्म की जाए तब जाके हमें वो पैसे मिलेंगे जो अपनी अगली किस्त देंगे। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो है हिदायत की है चेयरमैन FBI को, फाइनेंस मिनिस्टर को, इसका जायजा लें, कोई कमेटी बनाए और इसको कैसे हमको दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं कि हम अपने लोगों को, आवाम को सब्सिडी भी दें और या IMF से कर्ज मिल जाए। तो इसके लिए जो कमेटी और जो जायजा कमेटी बना दी गई है तो उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान कहाँ सब्सिडी बंद कर सकती है, कहीं हो सकती है। बहरहाल IMF की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है कि सब्सिडी, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज, आपने तफसीलन हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। तो गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का ट्रेन भी बोतल से बाहर आ गया है। मुल्क भर में शदीद लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब रहने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई है, हुकूमत को कोसने लगे। इस हवाले से अवाम से बात की, उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। इतनी मुश्किलात है जैसे कि घर में जाए लाइट नहीं होती, ठीक है, 2 से 3 घंटे लाइट आती नहीं। जब हम स्कूल अकेडमी से जाएं घर तब भी लाइट बंद। इतनी गर्मी में हम क्या बताएं, मुश्किलात ही बड़ी हैं। लाइट तो होंदी नहीं, लाइट जनाब लाइट तो बिल्कुल नहीं होंदी। घर जाओ घर को नहीं, बाहर जाओ बाहर को नहीं, दफ्तर जाओ दफ्तर को नहीं होंदी लाइट। समझ आई गल, बिल इन्ने आते ने, परेशान आ बच्चे ने, निक्के निक्के स्कूल जान तो परेशान बच्चे, खान पीन तो आवाज़दार होए पे हैं। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ये बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में स्पेशली, अगर क्योंकि ये गरीब आदमी की ये ज़रूरत है और इसमें थोड़ा रिलीफ होना चाहिए आवाम को। और बिजली का बिल तो इतने ज़्यादा हैं कि हर महीने बाद 2 यूनिट 5 यूनिट 5 रुपये 3 रुपये बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही कि कम हो जाए, जिसकी वजह से और इसमें हमारे कारोबार के ऊपर बड़ा असर पड़ता है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं। पहले 2500 3000 5000 बिल आता था, वही 10,000 15,000 रुपये में बिल चला गया। खाने पीने का ही निज़ाम चल जाए तो वो भी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर तो बिजली के बिल इतने हैं तो 2-4 महीनों में जो बिल आएंगे ना तो बस इसमें लोग अपनी जमा पूंजी के बिल ही अदा करेंगे बकाया, और कोई हालात नहीं है। बिजली के बिल इतने आते हैं 25-25 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार एक घर का बिल है। और बाकी दुकानों का आप साग लगा लें 25,000 30,000, इनका भी एक नॉर्मल सी दुकान का बिल है। तो रोज़ कमाने वाला बंदा जो है वो बिजली पे करता है, वो बिजली खरीद के इस्तेमाल करता है। लेकिन जो 3 लाख 4 लाख रुपये तनख्वाह लेता है, अफसर है, उसको गाड़ी भी मिली हुई है, उसको घर भी मिला हुआ है, बंगला भी मिला हुआ है, वो टैक्स भी नहीं देता और वो बेचारा बिजली भी मुफ्त वो इस्तेमाल करता है। लेकिन गरीब आदमी है जो रोटी के पैसे जिसके पास नहीं है वो बिजली पैसे खरीद करके करता है।
हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी न करने पर किसान रहनुमाओं के मुताबिक 50 लाख टन गंदम खराब होने का खदशा है, जिसका तखमीना $2 अरब लगाया गया है। जबकि हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को किसान कार्ड देने का ऐलान भी किया गया है, जिससे छोटे काश्तकारों को $3 अरब का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। जबकि ज़राई अजनास की खरीदारी के लिए किसान कार्ड से सब्सिडी भी किसानों को मिलेगी और किसानों के लिए ट्यूबवेल्स भी बिजली के बजाय सोलर पर चलाने का भी $12 अरब की लागत से काम शुरू करवाया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते उमर दराज से। उमर दराज, किसानों के लिए अच्छी खबर है, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की ख़रीदारी से जो है वो साफ़ इनकार कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ बिलाल यासीन जो कि सूबाई वज़ीर खुराक है, उन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास में कहा था कि हुकूमत जो है वो किसानों से गंदम नहीं ख़रीदेगी, क्योंकि उसके पास पहले ही 23 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, जो कि पंजाब की अगर ज़रूरत की बात की जाए तो 16 से 17 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है उसको उसकी ज़रूरत है, जबकि उसके पास 6 से 7 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो इजाफी पड़ी है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो गंदम जो है वो नहीं खरीदेगी। हुकूमत के इस फैसले के बाद जो है अगर बात की जाए किसान रहनुमाओं के हवाले से, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 50 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो उसका जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि वो हुकूमत नहीं खरीदे, जिससे $2 अरब जो है वो उसका जो है वो नुकसान का अंदेशा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जो है वो गंदम खरीदे। ताम हुकूमत जो है वो गंदम खरीदने की बजाय जो है वो ये किसान कार्ड, रिलीफ कार्ड जो है उसका इजरा कर दिया गया, जिससे किसानों को रिलीफ देने का हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि किसानों को भरपूर रिलीफ दिया जाए। किसानों को जो बिजली के जो अखराजात हैं और जो डीजल के अखराजात हैं उसमें जो है वो कमी लाई जा सकते हैं। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि किसानों के लिए जो है वो बेहतरीन इकदाम किए गए हैं ताकि उनको रिलीफ मिले और उनका जो इस वक्त गंदम ना खरीदने से जो उनको नुकसान हुआ है उसका अजाला भी जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बारानी एरियाज डेवलपमेंट एजेंसी की करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। अफसरान ने जाली दस्तावेजात पर करोड़ों रुपए की बंदबांट की बगैर फाइल्स तमाम अदायगियाँ पहले ही कर दी, जबकि जून 2022 तक 48 बिलों की अदायगियाँ हुई हैं। एक भी सोलर नस्ब ना हो सका। डीजी एजेंसी फॉर बारानी एरिया डेवलपमेंट श्री नास ने करप्शन रिपोर्ट तैयार कर ली है। मजीद तफसीलात इदरीस शेख से जानते हैं। इदरीस शेख, करप्शन रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या लिखा गया है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है एजेंसी फॉर बारानी एरियाज डेवलपमेंट की जानिब से, और न्यूज़ को हासिल होने वाली दस्तावेजात में ये इंकशाफ किया गया है कि सोलर सिस्टम के ज़रिए वाटर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के मंसूबे में सरकारी अफसरान ने करोड़ों रुपए की करप्शन की इस सिलसिले में जो है डीजी एजेंसी फॉर बारानी एरियाज डेवलपमेंट श्री नाज की जानिब से जो है रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसमें 3 जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर जमाल तारिक शामिल हैं, प्लानिंग ऑफिसर सायरा सईद और स्टेनोग्राफर सादिक हुसैन के खिलाफ पीडैक के तहत कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई। इसके साथ साथ साबिक डीजी हैदर अली सुंदरानी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की भी सिफारिश की गई है। ये एक मनसूबा शुरू किया गया था आबाद की जानिब से, जमाल तारिक की जानिब से, ये जो कहा गया था कि उसके जाली दस्तखत किए गए, उन जाली दस्तखतों के लिए उनकी तस्दीक के लिए फोरेंसिक साइंस एजेंसी से भी रब्ता करके जमाल तारिक के तमाम तर दावों के हकाइक जो असल में क्या वो सच बोल रहे हैं या वो उनकी जानिब से झूठ का जो है वो सहारा लिया गया। जो तफ्तीश के दौरान इसके बारे में भी जो तमाम तर तहकीकात को मुकम्मल करने के लिए उनके दस्तखत की भी जांच के लिए जो है फोरेंसिक साइंस एजेंसी से रुजू करने की सिफारिश की गई है। इस सिलसिले में ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये डीजी आबाद की जानिब से मुरतब की गई थी और ये सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को अर्साल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? आईसीसी के हेड ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान पहुंच गए। हेड ऑफ सिक्योरिटी आईसीसी ने सीईओ पीसीबी सलमान नसीर से मुलाकात की है और मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा भी लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में खेली जाएगी। मज़ीद तफसीलात चिराग बलोच से जानते हैं। चिराग बलोच, बताइएगा, अहम मुलाकात हुई है हेड ऑफ सिक्योरिटी की, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, आईसीसी के हेड ऑफ सिक्योरिटी डेव मस्कर जो है वो आज लाहौर पहुंचे थे। उनकी मुलाकात जो है वो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। उनके जो
मुलाकात का मकसद था उसके हवाले से उनको आगाह किया गया है। जो सिक्योरिटी प्लान जो मुरतब किए गए हैं कि टीम जो है वो किस तरह से उनको जब विजिट करेंगे तो किस तरह के प्रोटोकॉल्स के अंदर जो टीम को यहाँ पर रखा जाएगा, किन प्रोटोकॉल में यहाँ से सफर करेंगी, यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के हवाले से उनको जो है वो आगाह किया गया है। जो ICC के हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं उनको इस हवाले से उनको प्रेजेंटेशन वगैरह दी गई कि किस तरह से जो है वो तमाम प्लान मुरतब किया जाएगा, क्योंकि जो प्लान इससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा शेड्यूल जो बना के भेजा था ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके तहत जो वो तमाम तर उनको तफसीलात से आगाह किया गया था कि किया गया है कि किस तरह से सिक्योरिटी को जो वो किया जाएगा। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में अगले साल जो है वो फरवरी और मार्च अगले साल यहाँ पर खेली जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए चिराग बलोच। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक तारिक अवान की फैमिली को भी भत्ते की कॉलें आने लगी हैं। तारिक अवान ने कहा कि भतीजों को भत्ते के पैगामात मिल रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, कोई सोचे भी ना कि भत्ता देंगे। कई रोज से अफगानिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रही हैं लेकिन किसी पुलिस अफसर ने राब्ता नहीं किया। उनका कहना क्या था ये भी आपको अभी दिखाते हैं, लेकिन बताएं कि भतीजों को कॉल्स आ रही हैं। उनका ये कहना है मलिक तारिक अवान का मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया और वो कहते हैं कि कोई सोचे भी ना कि भत्ता देंगे। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है जिनके भतीजों को और फैमिलीज को भत्ता लेने के लिए कॉल्स आ रही हैं और उनकी जानिब से ये कहना है कि सोचे भी ना कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी को दिया जाएगा। हमारे साथ शाहिद खान मौजूद है पेशावर से। शाहिद खान, बताइएगा मलिक तारिक अवान को भी कॉल्स आना शुरू हो गई है, उनकी फैमिली को, क्या इतना सरेआम अब ये काम होना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, तकरीबन कुछ दिन से ये बात जो है वो सामने आ रही है कि मलिक तारिक अवान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP है खैबर पख्तूनख्वा से, खुसूसी उनका ताल्लुक जो है वो पेशावर शहर से है। तो पेशावर शहर के अंदर ये रहते हैं और पेशावर शहर के अंदर इनके साथ जो इनके भतीजे रहते हैं, उन 2 भतीजों को मुसलसल फोन आ रही है अब अफगानिस्तान के सिम से और व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेजेस मौसूल हो रही है भत्ते के लिए। लेकिन जो तारिक अवान है या उनकी फैमिली है, उनका ये कहना है कि वो किसी सूरत पर भत्ता नहीं देगी, क्योंकि ये पैसे जो उन्होंने कमाए काफी अर्से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया है। पैसे कमाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को बांटते थे या इनसे खौफजदा हो। ताहम उन्होंने ये भी गिला किया है कि अभी तक किसी भी पुलिस अफसर ने उनके साथ राब्ता नहीं किया, ना ही हुकूमती किसी अहदेदार ने उनके साथ राब्ता किया। अभी तक के लिए किसी पुलिस अफसर ने कोई राब्ता नहीं किया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब की जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक खत्म करने का फैसला। सुपरिटेंडेंट्स के सामने कैदियों को सर झुकाने, जूते उतारने और जमीन पर बैठने का कल्चर खत्म किया जाए। आला हुकाम के दौरे के दौरान कैदियों को जमीन पर बिठाने के बजाय बेंच फराहम किए जाए। IG जेल फारूक नसीर के हुक्म पर तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद रिजवी से। जी शाहिद रिजवी, बताइएगा तब्दीली लाना चाह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ये पंजाब भर की जेलों में जो है कैदियों के साथ जो है गैर इंसानी जो सलूक है उसको खत्म करने के हवाले से अहम इक़दाम सामने आया है। IG जेल खाना पंजाब मियां फारूक ने एक तरफ से एक नाश्ता जारी किया है कि जेलों के दौरे के दौरान जो है सुप्रीम के सामने कैदियों के साथ झुकाने, जूते उतारने, जमीन पर बैठने का कल्चर खत्म करने का फैसला किया गया है। आला हुकाम के दौरा के दौरान कैदियों को जमीन पर बैठने की बजाय जो है बेंच फराहम करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम जेल, डिप्टी सुप्रीम और दीगर आला शख्सियात के दौरे के दौरान जो है कोई भी कैदी अपना सर नहीं झुकाएगा। कैदियों जो है सुप्रीम जेल के सामने पेशी के अमल के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान इस वक्त मीडिया से अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई मदाखलत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन जज साहब को एक मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का गया या उन्होंने समझा कि और या किसी ऐसे शख्स की तरफ से गया जो नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ की वजाहत ज़रूर कर दूँ। पहला जो पहलू है इसका वो ये है कि एक तो वो जो ख़त का जो मंदरजात हैं उसमें उन्होंने ख़ुद फरमाया है कि जो कोई पैगाम जैसा समझा उन्होंने वो पैगाम किसी तरह से भी इंसाफ के उसूल में मदाखलत नहीं थी। उनका रेफरेंस उस ख़त में उस सोशल मीडिया कैंपेन की तरफ ही था। बहरहाल चूँकि एक बात है और अब मीडिया पे चली गई है तो इसलिए मैं एज़ बहैसियत अटॉर्नी जनरल, बहैसियत प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर इस मुल्क के, ये ज़रूरी मैंने समझा कि इसकी वजाहत अभी कर दी जाए और
ये ज़रूरी भी इसलिए था कि एक जो आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसे ख़राबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है। सो उस पहलू से भी और उस हवाले से भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ चीज़ों की वजाहत कर दी जाए। पहली बात यह है कि जो रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं और वो जिस किस्म की हम सिक्योरिटी सिचुएशन में पाकिस्तान आज से नहीं कम से कम पिछले 45 साल से जिसका पाकिस्तान को सामना है, उस हवाले से ऐसे मामलात ज़रूर होते हैं जहाँ पे रियासत के मुख्तलिफ़ इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है और उस कम्युनिकेशन के हवाले से ये हमेशा से, चाहे वो अटर्नी जनरल ऑफिस हो या सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, वो ये कम्युनिकेशन या कोई कंसर्न्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। इस केस के भी हवाले से ये इस चीज़ को मैं वाज़े कर दूँ कि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो इसकी जो ब्रीफिंग है कि जो ये जो सर्विलेंस है या ये बाकी चीज़ें हैं जो मुल्क की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उस हवाले से ये जो सर्विलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये तो जाहिर है कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऐसे ममालिक से घिरा हुआ है जहाँ पे जो हमसे बड़ी ताकतें भी हैं और उनमें हर एक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं हैं, तो उस हवाले से ये ज़रूरी था कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में ना जाए। सो वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फ़ैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। इस हद तक रिक्वेस्ट ज़रूर होती है और वो सिक्योरिटी मैटर्स हों उसमें बिल्कुल होती है और ये कंसर्न्स जो होते हैं ये ज़रूर कम्युनिकेट किए जाते हैं। और ये जो ब्रिज होती है, ये अटर्नी जनरल ऑफिस हो या एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, तो ये जो ब्रिज होती है ये वही फंक्शन करते हैं इसमें। और ये एक ऐसी रिक्वेस्ट जो लेजिटिमेट हो और ये मैं बिल्कुल इस बात का मैं समझता हूँ कि कोई ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। और ये तासुर जो है इसकी मैं पुरज़ोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। और मैं ये जो मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि वो जो ख़त है, अब चूँकि वो है सोशल मीडिया पे, तो उसके मतन पर ज़रा गौर फरमा लें और ये देख लें कि उन्होंने किस चीज़ को कहा है कि वो इंसाफ के फरहमी में रुकावट थी। जो कोई मैसेज कहीं से भी कोई कम्युनिकेट हुआ हो, और मैं इस चीज़ पे तो मैं और वजाहत कर दूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं ना कर सकते हैं। सो वो रब्ता जो था वो अटर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोश गुजार की जाए। और यहाँ तक ही बस जो थी वो दरख्वास्त थी। तो लिहाजा इस पे मैं फिर एक आखिरी दफ़ा यही कहूँगा कि ये अब ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्टिंग है उसकी वो उसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। आपको बताएं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवाम की अहम गुफ्तगू इस वक्त, और उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं जिसमें चीफ जस्टिस को ये तासुर दिया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का खत सोशल मीडिया पर वायरल है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवाम की जानिब से ये भी कहना था और ये कहा कि तासुर ये दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया जा रहा है।
आजम नज़ीर तारर और अता तारर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आईनी फराइज में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अबान ने कहा कि चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया जा रहा है। एक जज के खत का मतन सोशल मीडिया पर आया। इसका मकसद इंसाफ की फराहमी से मुतालिक है। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिख दिया, जिसमें इंकशाफ किया गया कि उन्हें ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम कहा कि किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीग्स वाले खिलाड़ी हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और उस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं जिस पर प्रोपेगेंडा में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी? क्या मुहिम का मकसद दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमाकारी है? सवाल ये भी है कि इसका हकीकी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। £190 मिलियन नैब रेफरेंस केस बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने वफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजाम की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब तरामीम केस में रिमार्क से कि परसों बानी पीटीआई की बसरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम कर लिए जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुहेल ने कहा कि फैसला उन्होंने करना है, खुद पेश होना चाहते हैं या वकील करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क से कि अटॉर्नी जनरल आप यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। नैब ने सब कानून को धुंधला कर दिया। मार्शल लॉ लगता है, नैब कानून फौरी बन जाता है। अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरामीम केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से 10 साल की रिकवरी और अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब करप्शन की रोकथाम करने में नाकाम रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस रहा। नैब की वजह से लोगों के साथ जुल्म हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स के सिम ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से कि कानून में की गई तरमीम आर्टिकल 18 के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला मरीम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के हमरा मेयो हस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज की सहूलियात से मुतालिक पूछा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पोलिंग के साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही की गई। पंजाब के 18 अस्पतालों में चाइल्ड एमरजेंसी ब्लॉक बनेंगे। माजी में प्राइवेटाइजेशन ना होती तो आज हर शोबे में इंडिया से आगे होते। हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को हुकूमत ने मिस हैंडल किया। हुकूमती नाहली हर मामले में बेनकाब हो रही है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने नहीं, सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। बैरिस्टर गौहर बोले कि हमारा लीडर जेल में है और कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकिरात की बात की है।
आज बानी पीटीआई रिहा हो जाए, मैशत ठीक हो जाएगी। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं। 9 मई एस्टैब्लिशमेंट ने कराया तो पीटीआई का कारकुनान वहाँ क्या कर रहे थे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी क़यादत को शहीद किया गया लेकिन मुल्क के खिलाफ जहर नहीं उगला। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर कशीदगी के खात्मे के लिए बरवक्त किरदार अदा किया। वफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 23 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीन मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कशीदगी पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि तहरीक इंतशार को मुल्की तरक्की, IMF मुआहिदा, स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी हजम नहीं हो रही। कश्मीरियों के एहतजाज की हिमायत करते हैं, जब लोगों को कुछ फराहम नहीं करेंगे तो गम और गुस्सा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, जमात इस्लामी का किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में 16 मई को एहतजाज का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला गंडापुर को खाने की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए सबसे मिलने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला आएं और हमारे साथ मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ें। मरकज से अगर कुछ चाहिए तो बात करूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा घसीटने की बात करते हैं तो हमें भी घसीटना आता है। फैसल करीम कुंडी का ओहदा महज कागज का टुकड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर की तनकीद, कहा फैसल करीम कुंडी सियासत में मर चुके, हम तीनों भाइयों से मुसलसल हारे थे। वज़ीर आज़म का तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन इजलास में फैसले। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा खसारे वाले तमाम इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। IMF का बिजली की कीमत बढ़ाने, सब्सिडीज खत्म करने का मुतालबा। आर्मी मालियाती इदारे ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से गर्दिशी कर्जे का हदफ हासिल किया जा सकता है। सब्सिडीज खत्म करने से गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद किया जा सकता है। टैक्सेस के नफाज पर मालाकंड डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल। मालाकंड की तीनों तहसीलों में तालीमी इदारे भी बंद। मालाकंड के ताजिरों ने कहा कि टैक्स और कस्टम एक्ट के नफाज को नहीं मानेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जालिमाना टैक्स ना लगाए जाएं। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक तारिक अवान की फैमिली को भत्ते की कॉलें आने लगी। तारिक अवान ने कहा कि भतीजों को भत्ते के पैगामात मिल रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया, कोई सोचे बिना कि भत्ता देंगे। कई रोज से अफगानिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रही हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलें जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तो आप गोल्ड मेडल पिक्चर होल्ड करेंगे इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट आपसे पहले मैडम चीफ मिनिस्टर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज। नहीं, जो कैप्टन ने वो बात कर लें 1 मिनट, मैं सुनना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम आपका और मिनिस्टर साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसको सराहा और हमें मदद किया। बड़ा अच्छा लगा पूरी टीम को, हॉकी फेडरेशन को बड़ा अच्छा लगा। जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि लास्ट 94 में लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जीती थी। उसके बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान को कोई मेडल नहीं मिला, कोई कप नहीं जीता। अभी जो ये रिसेंटली ज़लानशाह कप हम खेल के आए हैं, इसमें जो मेरी टीम की परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस मैं क्रेडिट जो देता हूँ सारा वो पहले मैं क्रेडिट देता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जो इनिशिएटिव लिया। जो मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं उनकी बड़ी एफर्ट है, आपकी बड़ी एफर्ट है।
कि टीम को भेजा, अपने बूस्ट दिया, लड़कों ने ऑल आउट जाके परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली हम टूर्नामेंट में जो गोल्ड नहीं जीत सके, पर मैं आपको इंशाल्लाह उम्मीद दिलाता हूँ कि यही बच्चे, यही टीम, आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे पाकिस्तान को दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बनाने में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बाकी मैं जो हमारी थोड़ी सी रैंकिंग डाउन हुई उसमें आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स की कमी ना होने के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्लेयर्स को सपोर्ट करती रही। गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी, जिसकी वजह से हमने कुछ टूर्नामेंट्स में, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ जो हमारे इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ थी जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से विड्रॉ करना पड़ा। और विड्रॉ करने का मतलब ये है कि वो टीम के पॉइंट्स जो माइनस हो जाते हैं। तो हम 3 से 3.5 साल किसी टीम से हारे नहीं हैं, सिर्फ हमने जो पार्टिसिपेट किया, विड्रॉ किया है, वो हमारे पॉइंट्स करते करते आज हमारी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 16 पे है। मोस्टली लोगों को यही पता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम हार के नंबर 16 पे गई है, पर सच बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम अभी तक किसी से हारी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीछे सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से आज हमारी रैंकिंग है। सो आप लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बूस्ट मिला इससे प्लेयरों को। उम्मीद करता हूँ कि आगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर को खत लिख दिया। साहबजादा हामिद रजा ने खत में लिखा कि बतौर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शेख वकास अकरम को बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद करता हूँ। बताएं आपको इस हवाले से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर को खत लिख दिया। साहबजादा हामिद रजा ने खत में लिखा कि बतौर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शेख वकास अकरम को बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करता हूं। तो नाजरीन को बताते चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर को खत लिख दिया है। वेलकम बैक। महकमा एक्साइज पंजाब का बड़ा फैसला। मुल्क भर के बैंकों की हजारों गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोकन टैक्स के डिफॉल्टर बैंक्स की जायदाद जब्ती का इंदिया भी दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इदरीस शेख से। इदरीस, बैंकों ने तो गाड़ियां किस्तों पर सारिफीन को दे दी हैं, अब ये पैसे भी सारिफीन को ही देने पड़ेंगे क्या? अच्छा, बिल्कुल। मुल्क भर के बैंक्स के सरबराहान को मरासला लिखा गया है एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से। इस सिलसिले में डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की जानिब से ये जो मरासला लिखा गया है उसमें यह वाज़ेह किया गया है कि तमाम जो बैंक्स हैं वो टोकन टैक्स की मद में हुकूमत को टैक्स जमा नहीं करवाते। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब कोई गाड़ी लीज की जाती है तो उसकी नंबर प्लेट्स, उसका स्मार्ट कार्ड, उसकी फाइल वगैरह जो है वो तमाम तर बैंक्स को फ्राहम की जाती हैं। और ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये बैंकों के नाम पर होती हैं। इस सिलसिले में इनसे मुतल्लिक टोकन टैक्स जमा करवाना भी बैंकों की जिम्मेदारी है। और ये इंतबाह किया गया है डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की जानिब से तमाम बैंक्स के सरबराहान को कि अदम अदायगी पर जो है उनकी जायदाद कुर्की की जा सकती है। मुकदमात का इंदराज के हवाले से भी जो है इंदिया दिया गया है। इसके साथ साथ 100% जुर्माने का भी इंदिया दिया गया है टोकन टैक्स की जो है अदम अदायगी की बुनियाद पर। इस सिलसिले में जो है डायरेक्टर एक्साइज की जानिब से ये जो मरासला लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि तमाम बैंक्स जो हैं वो गाड़ियों की इकसात पर जुर्माना वसूल करते हैं लेकिन टोकन टैक्स भी अदा नहीं करते और उस पर जुर्माना भी अदा नहीं किया जाता। गाड़ियों के टोकन टैक्स महकमा एक्साइज को जमा नहीं करवाए गए, जिस पर गिरफ्तारी, बैंक सील, जायदाद और बैंक कुर्की और नीलामी की वार्निंग दी गई है एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने कॉटन सीजन 2024-25 के लिए कपास का पैदावारी हदफ 1 करोड़ 8 लाख बेल्स मुख्तस कर दिया। गुज़श्ता बरस ये हदफ 12.27 मिलियन बेल्स मुख्तस किया गया था, जबकि पैदावार 10 मिलियन बेल्स के लगभग रही थी। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक कपास की इमदादी कीमत का तयन नहीं किया। काशिफ मुनीर हमारे साथ है, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। काशिफ मुनीर, बताइएगा, अभी तक तयन नहीं किया गया? जी काशिफ मुनीर, सुन पा रहे हैं? तो कपास की इमदादी कीमत का अभी तक तयन नहीं किया गया, क्या तफसीलात हैं?
अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने कॉटन सीजन 2024-25 के लिए कपास का पैदावारी हदफ 1 करोड़ 8 लाख बेल्स मुख्तस कर दिया है। गुज़श्ता बरस ये हदफ 12.27 मिलियन बेल्स मुख्तस किया गया था। फैसलाबाद में महकमे तालीम की अदम तवज्जुही के बायस सरकारी स्कूलों में दाखिला टारगेट बढ़ने की बजाय कम हो गया है। सरकारी स्कूलों में 8 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। सरकारी स्कूलों को रवां तालीमी सेशन शुरू होने के बाद 20,000 ज़ायद बच्चे दाखिल करने का हदफ दिया गया था, लेकिन 50,000 से ज़ायद बच्चे स्कूल ही छोड़ गए हैं। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की शरह बढ़ने की वजह क्या है, ये हम जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदे शौकत वट्टू से। शौकत वट्टू बताएगा, जो तलबा है वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं स्कूल से? बिल्कुल, फैसलाबाद में 2300 से ज़ायद सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 8 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। रवां तालीमी सेशन शुरू होने के बाद 2 माह कबल जो है वो सरकारी स्कूलों में 20,000 बच्चे जो गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा दाखिल करने का जो हदफ मुकर्रर किया गया था, दाखिला टारगेट दिया गया था, लेकिन महकमा तालीम की अदम तवज्जी और जो है वो इंतज़ामी जो अमूर हैं वो मुतासर होने की वजह से सरकारी स्कूलों में दाखिला हदफ बढ़ने की बजाय 50,000 बच्चे जो है वो मज़ीद कम हो गया है और दाखिला हदफ कम हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो असातिज़ा भी परेशान हैं कि वो दाखिला हदफ कैसा पूरा करें। जबकि दूसरी जानब जो है वो महकमा तालीम की जानब से तमाम स्कूल सरबराहान को ये हदायत जारी की गई थी कि दाखिला हदफ पूरा करने के लिए जो स्कूलों के इर्द गिर्द की कम्यूनिटी है उनको शामिल किया जाए, कमेटियां बनाई जाएं, जो है वो दाखिला मुहिम शुरू की जाए। रवां साल 70,000 बच्चे जो है वो मज़ीद ज़्यादा दाखिल करना पड़ेंगे। अगर महकमा तालीम ने 70,000 बच्चे जो है वो ज़्यादा दाखिल ना किए सरकारी स्कूलों में, तो दाखिला हदफ जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत मज़ीद कम हो जाएगा, ड्रॉप आउट की शरह मज़ीद बढ़ जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान 12-12 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से इम्तिहानात की तैयारी भी मुतासिर हो रही है। लियाकताबाद के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक से छुटकारे की दुआएं मांगना शुरू कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात समिया खुर्शीद से जानते हैं। जी समिया खुर्शीद, बताइएगा। मैं इस वक्त लियाकताबाद 2 नंबर में मौजूद हूँ और इस इलाके का भी वही मसला है जो कराची के दीगर इलाकों का मसला है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ कि इलेक्ट्रिक ने इन पे बिजली जो है वो बहरान का एक बम गिरा दिया है। शहर कायद के बहुत सारे इलाकों में जो है बिजली मैसर नहीं है, लेकिन बिल उसी तरह भारी भरकम आ रहे हैं। शदीद गर्मी में बिजली का ना होना किस तरह आपको तंग कर रहा है? बिजली के बिल तो इतने आ रहे हैं बेटा, आ नहीं रही है बिजली, रात रात गायब है, दिन और गायब है। अब गरीब औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, ना पढ़ाई पूरी होती है, स्कूलों पे भी बम गिरे हुए हैं, माँ भी बचती नहीं है, भगाते हैं वो भी स्कूल वाले भी। हम क्या करें, मजबूर है। और रात को गई है तो जरा सी देर की नहीं आई, फिर सुबह चली गई, अब फिर चली गई है अभी, तो क्या करें, हम गरीब आदमी बिल भेजा देते हैं। बिल्कुल, लियाकताबाद के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो इलाका मकीन है कि यहाँ पर सुबह 12 बजे जो लाइट जाती है, रात 12 बजे जो लाइट जाती है, सुबह 6 बजे आती है और दिन में भी कोई 4 से 5 बार लाइट जाती है। इस तरह जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 10 से 12 घंटे का दौरानिया हो रहा है और कहीं पर 8 घंटे का दौरानिया, कहीं पर 7 घंटे का दौरानिया है। इस शदीद गर्मी में लाइट का ना होना हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। दूसरी जानिब जो है इस वक्त पेपर्स भी हो रहे हैं और पेपर्स देने वाले बच्चे भी इस बदतरीन लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहे हैं। इलाका मकीन का मुतालबा है कि हमें बिजली फराहम की जाए और जैसे कि लियाकताबाद के इलाके में बिजली नहीं है, इसी तरह कराची के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बिजली मैसर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ इस वक्त काबीना के इजलास से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैबिनेट को और तमाम मुख्तलिफ हमारे सियासी ज़ोमा, हमारे इत्तेहादी ज़ोमा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और PMLN और क्यू लीग के लेजिस्लेटर्स, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और स्पीकर आज़ाद कश्मीर और हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस, हम सब कल इकट्ठे हुए और तवील मुशावरत के बाद हमने फ़ौरन फ़ैसले किए जिससे कि जो आज़ाद कश्मीर में जो एक एहतजाजी एक तहरीक शुरू हुई थी, उसको उनकी जो डिमांड्स थी वो भी हमने सुनी
और एक कंसेंसस के साथ हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें फिलफौर उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको हम मीट करें। उसके लिए हमने फिर यहीं बैठकर एक वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की एक खती रकम का ऐलान किया, इमदादी रकम 2 माह का, जो कल इस मीटिंग में मौजूद थे, और सरकारी अफसरान का जिन्होंने अपनी अर्करेज़ी से जो मशावरत दी और जो ताउन किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मामला अब ख़त्म हुआ। मैं चंद रोज़ में मैं ख़ुद आज़ाद कश्मीर जाऊँगा और वहाँ पर मामलात को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह इसी रविश को हम प्रमोट करेंगे ताकि मुल्क के अंदर अमन कायम हो और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर तेज़ी से गामज़न हो। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों से मिलने मुज़फ़्फ़राबाद जाऊँगा। उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ जो मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ, हमें उनका साथ देंगे और उनके मुतालबात को माना जाएगा। आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों से मिलने के लिए मैं खुद मुज़फ़्फ़राबाद जाऊँगा।